कि थॉमसन मॉडर्न एटम फेल हुआ, तो उसकी कमी को रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। उसने कहा भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा भी तो स्मॉल एरिया पे होगा। उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो रदरफोर्ड के जस्ट बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एटम की न्यूट्रलिटी का तो पता चला, लेकिन मास नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं कर रहा था। तो चैडविक ने सोचा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल जरूर होगा न्यूक्लियस में, तो मास नंबर को मैनेज करने के लिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इसलिए ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था। दूसरी बात, आपको रिजल्ट बताया गया कि जो लास्ट है वो मैंने ऐसे ही एडिशनल बता दिया था, ऐसे ये फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एक पॉइंट ये था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, जिस पर एंड हुई थी क्लास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल था। और केमिस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है, कभी अब तक क्वेश्चन आया नहीं है। ये सब फिजिक्स में आप पढ़िएगा। रदरफोर्ड के बारे में और मैथमेटिकल है, वो सब यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चूंकि एनसीईआरटी में ये लाइन है कि जितनी एंगल ज़्यादा होगी उतनी अल्फा पार्टिकल कम होगी, इसलिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है। θ/2 यहीं पर, ये शायद लिख लिया था आप लोगों ने मानस। अच्छा मानस, आप तो लास्ट में नहीं थे, आप कहीं चले गए थे। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया था, जल्दी बताएं। मानसविन, शाह, हर्षित, यश, दिव्यांशी, गौरव, साहु, यहाँ तक लिख लिया था हम लोगों ने। अच्छा चलिए, हाँ, तो ये चीज फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बताया हूँ, समझा कि नहीं। अब तक केमिस्ट्री में इस पर क्वेश्चन नहीं आया, फिजिक्स में पढ़ेंगे। चलिए, एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, लेकिन थ्योरी को मजबूत करने के लिए ये मैं जानबूझकर आपको बता दिया। चलिए, एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन करें। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, number of alpha rays scattered at angle 90 degree is 200। बहुत आसान है, बना के दिखाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 180 डिग्री। बहुत अच्छे से बनाइए, फॉर्मूला पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। खसपाल, आपका 3 आंसर है, कौन आंसर सही है खसपेल? से। अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए, आपके पास मानस जोशी, आप कहाँ चले गए थे प्रीवियस क्लास में?
सर वो इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इधर। मानस आवाज आ रही है? यस सर। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। N1, अब कहाँ थे? सर इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आवाज आवाज क्लियर नहीं। साइन 90 कितना होता है? पढ़ा आप लोगों ने? साइन 90 कितना होता है? 1। 1। वेरी गुड। और ये है 1/√2 का 4। अब सॉल्व कर लें। 200/n2 इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा? 4। 50 आंसर। ये फिजिक्स में मैं एक जानबूझ के करा दिया हूँ। ये सब केमिस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, वो सब फिजिक्स में आएगा आपको। ओके ओके, चलिए। नहीं नहीं गौरव, 12.5 नहीं, हाँ ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आइए, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, एक नोट लिख लीजिएगा कि रदरफोर्ड मॉडल रिजेंबल विथ, और से सुनिएगा, सोलर सिस्टम ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी प्लेनेट को उसने बिहेव किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। सोलर सिस्टम में सन को उन्होंने न्यूक्लियस माना। ठीक है, जिस तरह प्लेनेट सन के चारों तरफ रोटेट किया, उन्होंने अपने मॉडल को इससे रिजेंबल किया। ये मैं इसलिए बताया कि इसके ड्रॉबैक्स को समझने के लिए जरूरी है ये लाइन समझना। तो पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। लिख लिया? ओके चलिए, अब आइए ड्रॉबैक्स पढ़ने से पहले समझिएगा अच्छे से। उन्होंने यही तो कहा था कि भाई सन है और यहाँ प्लेनेट है, और शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 9th-10th में G m1m2/r²। उन्होंने कहा कि यही इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा, एकदम सुनिएगा, कुछ भी नहीं लिखना है। जबकि हाँ, और उनको उन्होंने कहा कि भाई यहाँ न्यूक्लियस है जिस तरह उन्होंने कहा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। बाद में मैक्सवेल की थ्योरी आई, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। मैक्सवेल सब मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। मैक्सवेल थ्योरी आई, मैक्सवेल ने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा गलत है। ये तो यहाँ पर सही है कि भाई प्लेनेट सन के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व करता रहता है। क्यों? चूंकि सन और प्लेनेट न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज बॉडी नहीं है। यहाँ पर तो सही है, लगातार रिवॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। खुद सोचिए, एक्सीलरेटेड मोशन का कंसेप्ट कब आएगा? जब वेलोसिटी चेंज करेगी। तो मैक्सवेल के कहने का था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो वो रेडिएशन इमिट्स करता है, और जिसकी वजह से एनर्जी लॉस्ट होगी। जैसे आप, हम लोग भी खाना खाया, खाना को समझिए कि चार्ज होना,
उसके बाद अगर हम किसी ग्राउंड पे 10 राउंड लगातार लगाएं तो हम अल्टीमेटली बैठ जाएंगे, एनर्जी लॉस होगी, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का मॉडल इस तरह आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लगातार रेडियस ऑर्बिट की घटते 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 इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस। इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरह प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी करता है, लगातार रिवॉल्व करेगा। मैक्सवेल ने कहा नहीं, ये लाइन इसलिए यहाँ पर एप्लीकेबल है, प्लेनेट इसलिए लगातार रिवॉल्व करता है क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ दोनों चार्ज्ड बॉडी है। अगर रूल है मैक्सवेल की थ्योरी यही है, अ मूविंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिवॉल्व करेगा तो रेडिएशन इमिट्स करेगा, एनर्जी लॉस्ट होगी। तो मैक्सवेल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को नीचे गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड में यही सबसे पहले रदरफोर्ड में जो ड्रॉबैक्स है वो मैक्सवेल की वजह से आया। मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी को मान लें तो इस तरह का पाथ होना चाहिए। इसलिए मैं बुकिश वर्ड के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाऊंगा ड्रॉबैक्स में। वो स्कूल के एग्जाम में ड्रॉबैक्स आएगा तो क्या लिखना है, उन चारों पॉइंट्स का क्या एक लाइन में कंक्लूजन है वो मैं बताऊंगा। पहले अब तक जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं? मैक्सवेल की थ्योरी समझ में आई कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो हमेशा लगातार एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लॉस्ट होगी, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड की थ्योरी में ड्रॉबैक्स यहीं से आया। मतलब एक लाइन में कि रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। चलिए बताइए खसपाल, यश, हर्षित, यहां तक कोई डाउट? ये जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया या नहीं आया? प्लीज। हाँ, नहीं किसी को भी डाउट है प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं इसलिए ये वाला टॉपिक धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको। बताइए मानस। यस सर, आगे समझ। हाँ यश। यस सर, आ हाँ गया। आ रहा ना? चलिए अब मैं आपको अच्छे से लिखा देता हूँ। देखिए कैसे लिखना है एग्जाम में। पहले टॉपिक डालिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आएगा। ड्रॉ, युवराज यहीं से समझ में आएगा। आप थोड़ा सा देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, तो पहला उसका रीजन मैं आगे भी अभी जस्ट लिखवाऊंगा अभी। इड पहले एकदम एक लाइन में, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, और आप साइड में चाहिए, इसी के नीचे मैं लिख देता हूं कि एक्सप्लेनेशन इसके नीचे ही आपको आना चाहिए। हाँ हाँ रदरफोर्ड ही है कुछ। हाँ एक न्यूमेरिकल हुआ था युवराज, वो मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा आपको, घबराइएगा नहीं। अब बस थोड़ा भी स्टेटमेंट पर गौर कीजिए, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। तो देखिए एक मिनट, तो ये एग्जाम में आएगा तो बस यही लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं। सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है कि इसके नीचे मैक्सवेल ने क्या कहा। सबसे पहले इसको कहते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये कहते हैं। मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूं, आप भी उन्होंने क्या कहा था ये लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, मूविंग होना चाहिए, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। कोई भी, जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं भी दोबारा समझा दूंगा, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल
emits radiation due to which energy is lost. तो वही बताया गया, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट कहा, तो उन्होंने वही कहा, स्टार पॉइंट डालकर लिखिए कि सो आ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कैसे फेल किया, मूविंग इन सर्कुलर orbit will lose energy. Continuously. So radius of circular orbit becomes smaller. And smaller, यानी छोटा होता जाएगा. And finally, electron falls in nucleus. ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा दिया. एग्जाम में जब ड्रॉबैक्स आएगा तो हम सिर्फ ये लाइन लिखेंगे. अब कौन क्या, तो भाई मैंने कहा फिर एक दफा समझा देता हूँ, युवराज अच्छे से समझिएगा. चार्ज पार्टिकल को डेली लाइफ से रिलेट कीजिए. चार्ज पार्टिकल का मतलब, जैसे मैंने खाना खाया, कोई भी आदमी खाना खाया, आप चार्ज हो गए और आपको कोई कहे आप किसी ग्राउंड पर लगातार 10 दफा आप दौड़िए उसको, तो आप क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी. वही कहा गया कि डिफरेंट वेलोसिटी. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो रेडिएशन इमिट्स करेगा, एनर्जी लॉस्ट होगी. अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को फॉल्स डाउन होना चाहिए. इसलिए रदरफोर्ड के मुताबिक, एक बहुत अच्छी लाइन मैं अभी पूरा लिखाने के बाद उसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए. यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह चलते, रेडियस बिकम्स स्मॉलर. समझा कि नहीं? ये हो जाएगा. चलिए बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सबको अच्छे से समझ में आ गया? ये पहला ड्रॉबैक सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए. यस सर. चलिए लिख लिया. मैं इरेज कर दूं युवराज? अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट कुड नॉट. अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिखना है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. मतलब मैं लिख देता हूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे बोर ने कहा था ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बस उन्होंने कहा कि मूव करता है, लेकिन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बताया. यही मेन पॉइंट है. तीसरा, एनर्जी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कि जब कोई भी चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मूव करती है तो एनर्जी होती है. केमिस्ट्री फिजिक्स कहता है कि जब 2 चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहां एनर्जी का रिलेशन होगा. तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन. तो जब भी आपको आए ड्रॉबैक्स लिखिए, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। हर ऑर्बिट का यही चीज सब बोर मॉडल देगा कि बोर मॉडल ऑर्बिट की एनर्जी बताएगा। बताइए ये 3 पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं? चलिए युवराज, गौरव साहू, मानस विन आ रहा है समझ में? गौरव साहू, मानस विन, हर्षित, चलिए अब आइए बहुत, अब इसके बाद थोड़ा सा आसान चीजें पढ़नी है। मैं उसकी डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा जो आप पढ़ चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन अब सब पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक डालिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें छोटी छोटी है। अब बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबको मालूम है। आइसोटोप्स क्या होता है, सबको मालूम है। आइसोबार्स क्या होता है, सच सच बताइए। आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, किसी को इसमें कंफ्यूजन है? जल्दी बोलिए। हम वही लिखाएंगे जो आपने सुना नहीं है। ये तो बेकार का लिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आइसोटोप की डिफिनेशन आप जानते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार भी आप जानते हैं। सच सच बताइए, सच सच बताइए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपका। ये तीनों मालूम है सबको? हाँ वही तो कह रहे हैं, सब क्लियर है। चलिए हाँ, अब आइए ये नया टर्म है आइसो, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये नई चीज है, ये समझना है आपको बस। तो लिखिए द स्पीशीज, इस पर ऑब्जेक्टिव देगा। अच्छा जो टेस्ट पेपर हो रहा है आपका, होता है वीक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर का दीजिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब हैं, उससे थ्योरी मजबूत हो जाएगी। जो आपका टेस्ट होता है, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर आइसो वर्ड आएगा सेम आएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट। इस पर ऑब्जेक्टिव देता है, दो तीन तीन एग्जांपल देगा, कहेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आपकी डिफिनेशन, सॉरी प्रोटॉन। जैसे एग्जांपल फर्स्ट बहुत आसान है, जैसे मैं अगर पूछूं F माइनस, ठीक है, आपके पास नियॉन है, आपके पास O2 है और आपके पास Na प्लस है। सच सच बताइए चारों के बीच में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन आपके पास 9 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, सॉरी ये O2 नहीं लिखिएगा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ O2 माइनस लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो या ये चारों क्या हुआ आपस में, यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुआ। तो बहुत आसान है, आपको इलेक्ट्रॉन देख लेना है। बताइए सबको समझ में आया अच्छे से? बहुत आसान है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। है कि नहीं? एग्जाम्पल 2, आपको कोई कहे Ca+2, आपको कोई आर्गन, समझा कि नहीं, कहे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, समझा कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन 20, सॉरी इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ भी और S2 माइनस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 18। व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो क्या कहिएगा? ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। होप आप सबको समझ में आया होगा, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल चीज सब है।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये सोडियम में P इज इक्वल टू 1 क्यों है? मतलब नहीं ये नहीं, अपना 11 है, 11, ये P11। हाँ 11 होगा ना? जी 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 हाँ जी जी जी, हाँ वो मिस हो गया होगा। लिख लिया आपने? सर, बस एक मिनट। हाँ बोलिए, हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक बार आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, लाइक अच्छा कैसे क्लोरीन होंगे, ठीक नियो? है। अब देखिए एनायन कैसे बनता है, गेन फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन में 9 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन में बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन 9 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके F- बना, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया कि नहीं, बोलिए। यस सर। हाँ तो नियॉन में तो होता ही है, वो तो जानते ही हैं। O2- ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 को ऐड किया तभी 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव 8 to 10। सोडियम में 11, एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब होता है लॉस करना, तो 10 बचा, 11 में से एक घटा दीजिए, है कि नहीं? पढ़ा होगा ना कि टाइम कैसे बनता है, लॉस ऑफ तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ये होता था ना, एटॉमिक एटॉमिक नंबर से जो हम करते होते थे। हाँ बस वही है, वही है। एनायन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। हाँ जी अब सर, हाँ थैंक यू बस सर। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। अब जब Na+ हो गया तो खुद सोचिए, एले हाँ एक Na+ में इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन तो सेम रहेगा, प्रोटॉन ना लॉस होता है ना गेन होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए अब आइए दूसरे टर्म्स पर, आइए सेकंड टर्म्स। आइसोटोन, तो आइसो का भी मतलब सेम होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें भी, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जिसमें होंगे उसको हम आइसोटोन कहेंगे। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं। पेयर्स में दे देगा एग्जाम्पल, कहेगा बताओ कौन सा रिलेशनशिप सही है, या आपस में क्या है। जैसे एक मिनट आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, कैल्शियम 40 and 20 आपके पास होता है। आर्गन का भी लगभग 40, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, सारे लोग बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे? 40 - 20 20 होंगे, है ना। अब इसका ऐसा पेयर्स चूज करना है जिसमें न्यूट्रॉन भी कितने हो, बताइए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हो, 10 हो। सोचिए, आर्गन में हो सकता है, आर्गन में हो सकता है, तो पोटेशियम में होगा। हाँ पोटेशियम में होगा, किसमें होगा बताइए? पोटेशियम 39 19, तो देखिए इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 39 - 90 20। तो आपसे यही पूछेगा
कि बताओ ये आपस में क्या है, आइसोटोप्स है कि आइसोबार है कि आइसोटोन है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, समझ में आया? जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कार्बन 14 6 एंड ऑक्सीजन 16 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 14 - 6 8 है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 - 8 8 है। क्लियर? तो ये आपस में आइसोटोन है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए तीसरा टर्म लिखिएगा, आइसोस्टर्स। हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। भले आइसोस्टर का टर्म्स एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर सब में। क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम बट एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम नंबर को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। वहां क्या था, सिंगल एटम सब था। यहाँ पर क्या, सेम नंबर ऑफ एटम भी हो और इलेक्ट्रॉन, दोनों एक साथ कंडीशन को फॉलो करे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट, एग्जाम्पल फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O। बताइए N2O, नंबर ऑफ एटम बताइए सारे लोग। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम 3, जिसको पहले चैप्टर में हम लोग कहते थे एटोमिसिटी जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी 3। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8 2 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 7 + 8 14 + 8, इसमें क्या हो गया 22। तो देखिए नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो उसको आइसोस्टर कहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम या आइसोस्टर्स। तो आप यही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो। बताइए ये एग्जांपल सबको समझ में आया? अब आइए जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है N2 एंड CO। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इसमें दोनों में, देखिए 2 और यहाँ 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 7 कितना 14, यहाँ 8 + 6 14। तो ये क्या है, तो आपस में आइसोस्टर्स। चलिए ये समझ में आ गया होगा सबको। अब आइए 3 न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ और सारे लोग आंसर देंगे, फिर हम लोग नई चीज पर चलेंगे। समझा? चलिए बहुत आसान सब है अभी शुरू में। अब आइए मुझे याद करा दीजिएगा न्यूमेरिकल के बाद कि मुझे रदरफोर्ड का एक पॉइंट लिखाना है।
अगर मैं भूल गया, न्यू टॉपिक शुरू किया, तो आप मुझे कोई भी आदमी याद कराएंगे। मुझे एक कंक्लूजन लिखाना है, पहले क्वेश्चन कर लें, अगर मैं मिस कर दिया तो आप याद कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, एन एलिमेंट विथ, 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, विथ मास नंबर, बहुत आसान न्यूमेरिकल रहेगा, 81, विथ मास नंबर 81 हैविंग 31.7% more neutron than proton। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रोटॉन, राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं खुद करूंगा और आप सारे लोग ध्यान देंगे, दूसरा आप करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे लोग। इसके क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। अगर आपको मास नंबर डायरेक्ट किसी एलिमेंट का मालूम है तो ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन स्कूल के एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो आपको डिटेल वाला मेथड आना चाहिए। डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, मैं पहले बोल दिया हूं कि अगर आपको डायरेक्ट, जैसे कैल्शियम का 40 होता है, आपको याद है, 81 आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बना लेंगे, और अगर याद है तो डायरेक्ट आंसर। बताइए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लिया? तो देखिए, आप क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एक लाइन को देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को x मानेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब x है तो देखिएगा सारे लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? तो वो कह रहा है कि भाई 31% किससे x। अब बताइए, ये इक्वेशन, सारे लोग का रिस्पॉन्स चाहिए, ये इक्वेशन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए प्लीज, ये नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x प्लस, ज्यादा है तो प्लस किया, कितना ज्यादा है तो 31। सारे लोग का रिस्पॉन्स चाहिए। मानस, गौरव, हर्षित, यश, सबको आ गया ये वाला? दिव्यांशी? यस सर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 131.7 बाई 100 x सॉल्व करेंगे तो अब आइए, खुद कह रहा है कि मास नंबर आपका 81 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81। तो प्रोटॉन आपने x माना हुआ है, 131.x बाई 100, बस यहाँ से x निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 231.7 बाई 100x इंटू 81। तो x को जब सॉल्व किया तो 8100 बाई 231.7, तो x जो यहाँ पर आएगा, अब सॉल्व करें तो देखता हूँ, 8100 डिवाइडेड बाई 231.7, तो ये आपको आएगा 34.95। तो आप इसको 35 लेंगे। अब 35 किसका एटॉमिक नंबर है बताइए कैसे? तो अच्छा, 9th-10th में ये पढ़ा है आपने? जैसे देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, ये पढ़ा है 9th-10th में, और इस चैप्टर में भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरे अंदाज से पढ़ेंगे, ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? ये अल्लाह बोलिए ना। यस सर, पढ़ा है। हाँ, अब बताइए, 17 क्लोरीन है तो कैसे लिखते हैं? 287। ब्रोमीन है, क्या लिखेगा? 2, 8, 18, 7, कितना हो गया? जोड़िए तो 35। तो जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका मतलब ये ब्रोमीन है। तो आपको आंसर हुआ ब्रोमीन 8135। नीचे लिखते हैं प्रोटॉन नंबर को, दिस इज द आंसर। बोलिए, आया सबको समझ में?
अगर डायरेक्ट मास नंबर याद होता तो आप उसी से आंसर दे देते, लेकिन विदाउट ऑप्शन दिया रहेगा तो स्कूल के एग्जाम में आपको पूरा डिटेल करना जरूरी होगा। तो इस पर मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूं कि आपका पूरा सॉल्व हो जाए कंसेप्ट, और दूसरा तीसरा आपसे बन जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा था, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे पता चलाएंगे, तो मैंने एक ट्रिक्स दे दिया। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया था कि नहीं? जल्दी बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे, रेस्पॉन्स तो करें। हर्षित, हर्षित आ रहा है? कोई डाउट है हर्षित? नो सर, आ रहा है आ रहा है। चलिए चलिए ठीक, थैंक यू। चलिए ये आप अपने से कीजिए, इसमें एकदम एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। एन आयन जो भी होगा वो आपको मालूम होगा, एन आयन विथ मास नंबर, इसको देख के ही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए तो मास नंबर 56 किसका होता है? जल्दी बोलिए। आयरन। हाँ, तो आंसर आ गया आपका, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फुल स्टॉप। इट कंटेन्स, पूरा सॉल्व करके दिखाइए। इट कंटेन्स 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। यहां प्रोटॉन नहीं बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है। चलिए चलिए चलिए, मैंने आपको टाइम दे दिया, अब मैं अपने से समझाता हूं। अगर आपका आंसर सही है तो आप बताइएगा, मेथड सही है तो आप मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप x मानेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो जाएगा, बस इक्वेशन बैठाइए, यही स्टेप आना चाहिए, 34.4 बाई 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 130.4 बाई 100 इंटू एक्स। अब सुने, मास नंबर में हमें प्रोटॉन नंबर चाहिए, तो एक बात बताइए, प्रोटॉन नंबर कितना लिखूं मैं? जानते हैं आप प्रोटॉन नंबर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा। देखिए कैसे, सारे लोग समझिए। अगर सोडियम है आपके पास, इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11, Na+ जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन सेम। तो बताइए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को x मान लें
तो इस डाटा के मुताबिक प्रोटॉन x+1 है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर हो नहीं सकता, दैट द रीजन प्रोटॉन x+3। याद रखिए किसी पर भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन घटते हैं, प्रोटॉन रिमेन सेम, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा। अगर Mg+2 है तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12, 2 ज्यादा। तो पहला काम तो ये है कि ये आपको आना चाहिए। अब आइए मास नंबर इज इक्वल टू, आपके पास है 56, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 56, तो x+3 प्लस 134.5 by 100x by 56, तो x प्लस 130.4 by 100x इज इक्वल टू 53, तो आपके पास आया 230.4 बाई, हाँ वेरी गुड, वो सही है, मैं समझ गया, आंसर सबका सही होगा। मेथड देख लीजिए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा पूछा जाए तो आंसर क्या देना है स्कूल के एग्जाम में, 230.4, तो यहाँ जो x आएगा वो 53 आएगा। तो हमें x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें प्रोटॉन नंबर चाहिए, तो प्रोटॉन नंबर जो आएगा यहाँ तो ये चाहिए बेसिकली। तो अब सॉल्व कीजिएगा तो 53 है, मेट आंसर तो सबको मालूम ही था, बस आपको मेथड आपको मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए प्रोटॉन नंबर x+3, तो 53 + 3 56, तो आपको हो गया Fe P+3 56 एंड 26। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो आएगा 23 आएगा, 23। ये जो आएगा ना 23 आएगा, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मेथड सबको समझ में आया कि नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स करें। मेथड सबको समझ में आ गया? हाँ मेथड आना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अब एकदम नई इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, एक में कंक्लूजन लिखाने के बाद अब हम दूसरे तरफ चलेंगे। ये मॉडल ऑफ एटम के बोर मॉडल से पहले अब हमें क्या क्या पढ़ना है, बस एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एन आयन अपने से कर लीजिए जल्दी से, विथ मास नंबर 37 and 1 unit negative charge. It contains 11.1% more neutron than electron. Write the symbol of ion. चलिए ये 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, मैं फिर बना लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो x है, तो नंबर ऑफ
प्रोटॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम x मान लें, तो प्रोटॉन अब क्या हो जाएगा, यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो -1, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन कम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा भाई, तो x प्लस 11.1/100x, तो 111.1। हाँ तो बस ये सबसे आ ही गया होगा। अब मास नंबर निकाल लेंगे, मास नंबर आपको देगा 37, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37, x - 1 प्लस 11.1/100x इज इक्वल टू 37। अब आपके पास आ गया 211.1/100x इज इक्वल टू 38, तो x इज इक्वल टू 3800 टू 1.1। ये आप बताइए कितना आया होगा, बताइए कितना आया है, जल्दी बताइए। 18 की 17, जल्दी बताइए। 18 की 17 ये कितना आया है, x कितना आया यहाँ पर बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सर 16, x 16 आया है, x सॉरी 18। हाँ 18 आया होगा ना, x 18 आया है, यस। तो अब आपके पास प्रोटॉन x - 1 17, और ये कौन होता है, क्लोरीन -1 37 17, तो ये आपके पास हो गया। चलिए तो इस तरह पर, इसी तरह में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकता है आपको, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करा दी गई। चलिए हाँ, अब आपको लिख लिया होगा सारे लोगों ने, मेथड सबको समझ में आ गया। अब मैं एक रदरफोर्ड का एक असल लैंग्वेज लिखा देता हूँ कि बुकिश वर्ड तो आप समझ गए कि भाई उसकी थ्योरी गलत क्यों हुई, ये तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन एक मैं अच्छा सा पॉइंट लिखा देता हूँ। बताइए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूं उससे आप गौर से सुनिएगा, बात वही है लेकिन आप कंक्लूजन सारे लोग सुनिएगा, अभी कुछ भी नहीं लिखेगा जब तक मैं ना कहूं। ये सब लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी को फेल किया मैक्सवेल ने। आप भी बुक में पढ़ेंगे यही सब लिखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड मोशन में है, एनर्जी लॉस करेगी, इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब ध्यान दीजिए, बोर मॉडल ऐसे बहुत बाद में पढ़ना है, 2-3 क्लास के बाद आएगा बोर मॉडल, लेकिन बोर मॉडल की कुछ बातें रिलेट कर देता हूं कि आपको रदरफोर्ड को समझने में आसानी होगी। अब तक जो पढ़ा वो आ गया होगा, थोड़ा सा दूसरे अंदाज से मैं एक लाइन लिखा देता हूं, गौर से सुनिए। कि रदरफोर्ड ने भी तो यही कहा था कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट है, गौर से सुनिए। और उसने सॉरी बोर मॉडल ने कहा कि हाँ मैक्सवेल की बात सही है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुने। आप एनसीईआरटी के ऊपर क्या लिखा रदरफोर्ड में, मैंने भी वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सर्कुलर ऑर्बिट। मैक्सवेल ने कहा नहीं, अगर इस तरह का होगा तो एनर्जी लॉस करेगा, तो फिर बोर मॉडल भी तो वही कहता है, बोर मॉडल ये कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन उन्होंने इसमें कहा कि ये मैक्सवेल की बात तभी सही है जब कोई बॉडी एक्सिलरेटेड मोशन में हो। लेकिन बोर मॉडल ने क्या कहा, देखिएगा गौर से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ एनी रेडियस। उन्होंने बस कहा कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कैसा पाथ होगा, क्या वेलोसिटी होगी, कुछ नहीं बताया। बोर मॉडल सिर्फ एक लाइन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड वेलोसिटी। और फिजिक्स कहता है कि जब वेलोसिटी फिक्स्ड होती है तो वो एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होती। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में हैं तो ना एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी,
रदरफोर्ड ने, अब ये बुक में नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको समझना है दोनों में फर्क क्या है। दोनों एक ही बात को कहता है, ये भी कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, बोर मॉडल ने भी कहा कि ऑर्बिट है, बस मॉडिफाई क्या कर दिया बोर ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड एनर्जी। हाँ, उन्होंने कहा मैक्सवेल की बात तभी सही है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी एनर्जी का लॉस और गेन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने घर में अगर है लगातार, अगर अपने घर में है तो ना एनर्जी लॉस करेगी ना गेन करेगी। तो रदरफोर्ड को आप इस व्यू से भी समझिए कि रदरफोर्ड ने कहा कि सर्कुलर पाथ तो बोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसा पाथ होगा, कैसी रेडियस होगी, क्या वेलोसिटी होगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं, ये याद रखें आप। तो मैं जो लाइन लिखा रहा हूं फिर दोबारा समझाऊंगा अगर आपको डाउट होगा। पहले बताइए समझ में आया? बोर मॉडल तो डिटेल में पढ़ेंगे ही बाद में, लेकिन बोर मॉडल ने मैक्सवेल की बात को सही माना, लेकिन मैक्सवेल किसके लिए वैलिड है? एक्सिलरेटेड मोशन, रिलेटिव मोशन, डिफरेंट वेलोसिटी, तभी एनर्जी लॉस करेगी। लेकिन बोर मॉडल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर है, फिक्स वेलोसिटी के साथ होगी, हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगा, हर पॉइंट पर फोर्स सेम होगा, फिक्स रेडियस होगा। रदरफोर्ड ने सर्कुलर पाथ बोला, लेकिन कैसा पाथ होगा, क्या रेडियस होगी, कुछ भी नहीं बोला। इसलिए बोर मॉडल में आप रेडियस का फॉर्मूला पढ़िएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़िएगा, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़िएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोर मॉडल ने ड्राइव करके बताया। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सवेल की थ्योरी एप्लीकेबल है तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के से मूव करेगा, और फिजिक्स कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होती है तो दोनों वेलोसिटी कैंसिल, एक्सीलरेशन जीरो, तो ना एनर्जी लॉस होगी ना गेन होगी। इसलिए कंक्लूजन विदाउट बुकिश वर्ड भी याद रखिए, ये एग्जाम में लिखना नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए है कि आप किसी को कैसे समझाएंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब एक लाइन में कंक्लूजन के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, गौर से सुनिए दोबारा, फिर मैं डाउट लूंगा आपसे, अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी सर्कुलर पाथ। लेकिन आप पढ़िएगा बोर मॉडल में एनी सर्कुलर पाथ उन्होंने नहीं कहा था, ऐसा सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस फिक्स्ड हो, इन एनी सर्कुलर पाथ। बोर मॉडल ने यहीं पर कहा नहीं फिक्स रेडियस, इन्होंने कहा इन एनी सर्कुलर पाथ विथ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस होगी। समझा? जैसे आप भी किसी ड्राइव करने जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मालूम है, उधर उधर भटकेंगे, लेकिन आपको कोई कहे लगातार इसी स्ट्रेट लाइन में जाएं, तो वही है, तो विथ एनी रेडियस एंड वेलोसिटी। ये बेसिक इसीलिए कहा गया कि मैक्सवेल की थ्योरी इसलिए इसमें एप्लीकेबल हुई रदरफोर्ड में, इसके में कोई भी वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं है, हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है, कौन कैसा सर्कुलर पाथ होगा, कैसी रेडियस होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन। बोर मॉडल इसी में मॉडिफाई कर देगा कि नहीं मैक्सवेल की बात सही है, लेकिन मैक्सवेल की बात उस वक्त सही नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है तो दूसरा पाथ सेकंड ऑर्बिट होगा, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा कि 1.2 1.3, एन फर्स्ट ऑर्बिट एन सेकंड ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? ये बोर मॉडल ने कहा कि हर ऑर्बिट पर मूव नहीं कर सकता, ऐसा ऑर्बिट जिसकी रेडियस फिक्स्ड हो, वेलोसिटी फिक्स्ड हो, एनर्जी फिक्स्ड हो। मैक्सवेल की थ्योरी तभी बोर मॉडल ने कहा लगेगी जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तभी एनर्जी का लॉस और गेन होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में है,
और लगातार मूव कर रहा है, भाई बाद में तो ये साबित हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता है, तो इसलिए ना इसकी एनर्जी लॉस हो रही है ना गेन हो रही है। मैक्सवेल यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वेलोसिटी फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है। बताइए जो मैंने बोला वो सबको समझ में आया कि नहीं? ये कंक्लूजन पहले लिख लो और कोई डाउट है तो पूछो। ये विदाउट यानी बुकिश वर्ड के अलावा आपको ये कंसेप्ट आनी चाहिए कि रदरफोर्ड ने कहा कि सर्कुलर पाथ तो है, लेकिन कैसा पाथ है, क्या रेडियस है, क्या वेलोसिटी है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। बताइए मानस जोशी, मानस विंशा, युवराज, दिव्यांशी, जुबिया तो लेट से आई हैं, यश, सारे लोग रिस्पॉन्स करें प्लीज। ये पहले रिमार्क्स लिख लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए खसपाल, बताइए। बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा ना सर? हाँ रिवॉल्व होगा, हाँ वेरी गुड। और अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, तो फिर वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं कहलाएगा क्या? हाँ, नहीं वही हम बताने जा रहे हैं। आप पढ़िएगा फिजिक्स में सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है, लेकिन बोर मॉडल में नहीं है। ये बोर मॉडल में कहा कि फिक्स वेलोसिटी के साथ है, समझा कि नहीं? फिक्स वेलोसिटी के साथ है, रेडियल नहीं है, रेडियल मोशन नहीं है, समझा? इसलिए वहां एनर्जी ऑर्बिट की फिक्स है होती है और इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करता रहता है, समझ रहे हैं ना? मैक्सवेल की थ्योरी तभी एप्लीकेबल होगी जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज होगी, समझा कि नहीं? तो उस तरह के में एनर्जी लॉस होगी। लेकिन बोर मॉडल ने कहेगा नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन अपने इस पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो हर पॉइंट पे फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, फिक्स रेडियस के साथ, हर पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लगेगा। यही चीजें रदरफोर्ड नहीं बताया। रदरफोर्ड ने कहा बस सर्कुलर पाथ होगा, रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। बताइए खसपाल, एनी डाउट? ऐसे बोर मॉडल बाद में आएगा, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस अभी सिखाया है, रदरफोर्ड डिटेल में आगे और आने वाला है, ठीक है? बताइए, लेकिन अब जो मैंने बात बोली वो समझ में आया कि नहीं? मानस जोशी, हर्षित, आ गया। क्लियर है? यस सर आ खसपाल आप बोलिए क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो फिर दोबारा बताएंगे, शर्माइएगा नहीं। सर। क्लियर है खसपाल? हाँ जी सर। हाँ चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए जुबिया कोई बात नहीं, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। चलिए अब आइए एकदम नई थ्योरी पर आइए, एकदम पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, अब सारे लोग सुने। बोर मॉडल आने से पहले, मैं इसलिए कह रहा हूं गौर से सुनिएगा, बोर मॉडल आने से पहले रदरफोर्ड और बोर मॉडल में बहुत गैप है। बोर मॉडल के आने से पहले बहुत सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट हुआ, इसलिए बोर मॉडल, रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर मॉडल नहीं पढ़ना है। बोर मॉडल ने रदरफोर्ड की ही थ्योरी में मॉडिफाई किया, और ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, समझा कि नहीं? उन्होंने कहा रदरफोर्ड में जो कमी है वो वही था कि एनर्जी का लॉस्ट होना, उसके बारे में बोर मॉडल आगे बताएगा। लेकिन रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में उन्होंने किन किन बातों पर रिसर्च किया, वो सबसे बड़ी बात उसमें है लाइट के बारे में, लाइट की थ्योरी, लाइट के बारे में जाना, समझा कि नहीं? तो इसलिए अब हम लोग लाइट के बारे में पूरा रिसर्च करेंगे। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इन सब का यूटिलाइज है बोर मॉडल में। तो इसीलिए बोर मॉडल से पहले पढ़ने से पहले आपको किन किन बातों पर रिसर्च हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो है, टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं उससे पहले टॉपिक डालिए हिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट के बारे में आप समझिए अच्छे से। मेरी बात सबको समझ में आई कि रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल जस्ट नहीं आया था,
बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए थे, उसके बाद बोर मॉडल आएगा। अब आइए हिस्ट्री ऑफ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें। सबसे पहले लाइट के बारे में जो थ्योरी दिया था कि न्यूटन्स अपने अंधेरे डार्क रूप में बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई जिस रोशनी, जिस लाइट की वजह से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो कैसा होगा, किस तरह ट्रेवल करता होगा। तो उन्होंने देखा एक डार्क रूम में, उन्होंने विंडो को देखा और विंडो से जो लाइट आ रहा था वो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में आ रहा था। अब आप देहात वगैरह में भी देखा होगा कि जो विंडो से, छोटे होल से जो लाइट आया, तो इसलिए सबसे पहले न्यूटन्स ने इस थ्योरी को कहा, जानते क्या कहा था, आपने सुना भी होगा, कार्पस्कुलर थ्योरी। और कार्पस्कुलर की मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग होती है पार्टिकल। गौर से सुनिएगा, कार्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो डस्ट पार्टिकल यानी पार्टिकल के फॉर्म में, पहली बात उन्होंने ये कहा। मतलब इससे क्या साबित हुआ जानते हैं आप? जानते हैं पहली थ्योरी से क्या साबित हुआ? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा प्लीज, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले। लेकिन कुछ सालों के बाद, अब आइए, ये स्टेप फर्स्ट था पूरा। सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आई, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं सर लाइट। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट तो नहीं। मैं सर मैंने अभी भी ज्वाइन करा है। मैं पूछ चाह रहा हूँ कि ये क्लास कब स्टार्ट हुई थी? आप कौन बोल रहे हैं? रशाद। रशाद, आपका ये बैच नहीं है ना? ओ अच्छा। हाँ हाँ, आज आपकी क्लास नहीं है, ट्यूसडे को है। वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ध्यान दें सारे लोग, स्टेप सेकंड में कहा कि नहीं, लाइट जो कोई भी सन से कोई भी लाइट आती है वो डायरेक्ट रेज के फॉर्म में आती है, उसको कहते हैं रे थ्योरी। किसके फॉर्म में आती है? डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट आती है स्ट्रेट लाइन में, रे थ्योरी। चलिए आप इसी तरह लिखिए, तो वो मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप पूरा स्टेप, पूरा टेबल के फॉर्म में लिखिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, फिर हम अच्छी सी बात बताएंगे। तो बोर मॉडल से पहले लाइट पर पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन लेना है, हिस्ट्री ऑफ लाइट, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन। इसको लाइट को काट के न्यूटन लिखिए आप, समझा कि नहीं? न्यूटन ने दिया था। उन्होंने डार्क कमरे में देखा कि विंडो से जो लाइट आ रही है वो डस्ट पार्टिकल, जिसको कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि लाइट जो ट्रेवल करती है डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में। बाद में आई रे थ्योरी। चलिए, रे थ्योरी में आप इस तरह का बना सकते हैं, समझा कि नहीं, कि जो सन रेज से आती हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आती है। चलिए अब आइए, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेप सेकंड में आया था रे थ्योरी। रे थ्योरी ये भाई नहीं, रेस के फॉर्म में। इसी में आप क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या आया। लेकिन नहीं, कुछ सालों के बाद फिर साइंटिस्ट ने कहा नहीं, लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में, यानी इस तरह, वेव जो इस तरह होता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव नेचर, गौर से सुनिएगा। तो आप वेव नेचर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? यही रिफ्रैक्शन। आप रिफ्रैक्शन को न्यूटन से नहीं, डस्ट पार्टिकल से नहीं प्रूव कर सकते। और इंटरफेरेंस, अब घबराइएगा नहीं, इंटरफेरेंस सब समझाएंगे आपको। इंटरफेरेंस, और तीसरा नाम याद रखना है डिफ्रैक्शन। ऐसे ये सब फिजिक्स में है, बस छोटी छोटी डिफिनेशन में डेली लाइफ का लिखकर आपको समझाऊंगा। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो पार्टिकल नेचर और रेस थ्योरी से साबित नहीं हुई। वेव नेचर पहले कहा आया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। न्यूटन्स ने कहा कि नहीं, पार्टिकल जो हम दुनिया को देख पाते हैं, लाइट कैसा होगा, उन्होंने कहा भाई डस्ट पार्टिकल की तरह ट्रेवल करता है। उसके बाद आया नहीं, रे थ्योरी, कि भाई लाइट डायरेक्ट रे के फॉर्म में आता है। तीसरी बात आई वेव नेचर। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसी को तो कहते हैं वेव नेचर।
जिसके अंदर वेव नेचर होगा उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह आएगा। अब सुनिए लास्ट चीज, स्टेप 4, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी के बाद गौर से सुनिएगा, इसी के बाद साबित हुआ, अगेन लाइन पॉइंट टू बी नोटेड, अगेन पार्टिकल नेचर, गौर से सुनिए, अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सेप्टेड। इसके बाद बाई प्लैंक्स। प्लैंक्स ने फिर बाद में कहा नहीं, लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से साबित नहीं है, इसलिए मैंने कहा बोर मॉडल से पहले इस कैरेक्टर पर डुअल नेचर। अब आप कोई भी कहे बताओ लाइट के अंदर कौन सा नेचर है, तो आपका ये डुअल नेचर है। कुछ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर से प्रूव होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से प्रूव होगा। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, और यही प्लैंक्स थ्योरी पर बोर मॉडल ने रिसर्च कर अपना मॉडल दिया। तो याद रखिए, पहली थ्योरी आई पार्टिकल नेचर की, दूसरी थ्योरी आई रे थ्योरी, तीसरी आई वेव नेचर। तो वेव नेचर में रिफ्रैक्शन को हम, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो भाई वेव की वजह से होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब जैसे। उसके बाद फिर आया अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सेप्टेड बाय प्लैंक्स थ्योरी, जिसमें आप पढ़िएगा ब्लैक बॉडी वगैरह वगैरह। तो पहले बताइए ये टेबल लाइट की हिस्ट्री आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज बोलिए। आप कोई भी पूछे लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट कौन सा नेचर है, तो बताइए, सारे लोग मैसेज कीजिए, लाइट कौन सा बिहेवियर शो करता है, जल्दी मैसेज लिख कर समझाइए, कोई बोलिएगा नहीं, कि मुझे पता चले आप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। पार्टिकल लाइट के अंदर कौन सा बिहेवियर है, सारे लोग मैसेज करके दिखाएं। लाइट के अंदर कौन सा बिहेवियर है, प्लीज बताइए। हाँ, डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल। समझा? अब कोई भी पूछे लाइट, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से प्रूफ होगी। हाँ, वेरी गुड युवराज। कुछ हाँ, जूबिया, अब यहां से आ रहा है जूबिया आपको समझ में? यश, वेरी गुड यश। डुअल। मानस, मानस जोशी, मानस विंशा, गौरव, दिव्यांशी, कुछ बोलिए प्लीज, तब मजा आएगा। अब मजा आने वाला टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अब तक जो था वो 9th 10th में पढ़ चुके थे आप। वेरी गुड। तो कोई भी, इसलिए याद रखिएगा कि कुछ भी लाइट के अंदर दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो कैसे साबित होगा कि वो वेव नेचर है, वो सब पढ़ाया जाएगा। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से आई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल नेचर से आई, और बोर मॉडल पूरा पार्टिकल नेचर पर है। बोर मॉडल आने से पहले इन्हीं सब बातों में रिसर्च हुआ और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट आया जो प्लैंक्स ने किया, उसी को अब हम लोगों को पढ़ना है। क्या आपने पूरा टेबल लिख लिया समझने के लिए? मानस जोशी, कुछ बोलिए आप। यहां तक क्लियर है? लाइट shows dual nature, wave nature and particle nature. Yes. Thank you. अब सुनिए, 1 मिनट सुनिएगा अच्छे से, लिखिएगा नहीं। वेव नेचर जब आया था शुरू में स्टेप 3 में, अच्छा आप सारे लोग बताइए 9th 10th में आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव पढ़ा है आप लोगों ने, यस या नो? और ट्रांसवर्स वेव, जल्दी बोलिए। मैंने कहा ना शुरू में केमिस्ट्री में फिजिक्स की बातें ज्यादा होंगी, जल्दी बोलिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लक्ष्मीर सिंह, मंजीत कौर में 9th 10th में आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, जल्दी बोलिए। हाँ, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया। मानस जोशी, आवाज नहीं आ रही मेरी? देखिए, हाँ तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको कहते हैं? कि जिसको मीडियम की जरूरत होती है। गौर से सुने, साउंड वेव, जैसे हम मैं बोल रहा हूं या कोई भी बोलते हैं एयर इज द मीडियम। ट्रांसवर्स वेव का मतलब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिए
लाइट ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना ट्रांसवर्स, अगर ट्रांसवर्स वेव होता तो इस तरह, लाइट ना ट्रांसवर्स वेव है ना लॉन्गिट्यूडिनल है। अब देखिए लाइट कौन सा वेव है, गौर से टॉपिक डालिए। अब मैं बहुत ही डेली लाइफ से एग्जांपल दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप 9th 10th में आप नहीं पढ़ा, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सुनिए अच्छे से, गौर से सुनिए, टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टॉपिक डाल लिया आपने? मुझे ये बताओ कि वो स्पॉटलाइट कौन है, कोई एक दिन अनम्यूट करके बोल दो। मानस जोशी, देखिए सारे लोग ध्यान दें, प्लीज सुनिएगा। सोनालिका। लाइट के बारे में गौर से सुनिए, लाइट के बारे में आया जो था कि भाई लाइट जो है मजा है बहुत बड़े। ना ट्रांसवर्स वेव है ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। गौर से सुनिए, याद हुई है। इसके नाम में देखिए, पहले छोटी सी लाइन समझिए, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर से सुनिए, बैक साइड से आवाज आ रही है, थोड़ा सा जिनके यहाँ कम कर दें। और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। गौर से सुनिए, कभी आप डिफिनेशन नहीं भूलेंगे, आप ये दोनों लाइन को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट के बारे में यही आया कि भाई कि लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है, गौर से सुनिए, लाइट वेव तो है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना ट्रांसवर्स वेव है, समझा? जब भी ये लाइट आपको वेव जनरेट्स होगा तो याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जब भी ये वेव जनरेट्स होगा तो याद रखिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट के फॉर्म में समझिए कि दो वेव का समेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेव आएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। गौर से सुने, जैसे ये मैं आपको मिसाल देता हूं, एक्स वाई जेड। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेव। तो कोई भी पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग देयर प्रोपेगेशन, ये शॉर्ट फॉर्म, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। जैसे अब लाइट है, आपके घर में जो लाइट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते, लेकिन याद रखिए लाइट ट्रेवल्स, जनरेट जब भी करेगा लाइट तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होगा। मतलब समझिए कि एक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से और एक वेव है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पहले शॉर्ट डिफिनेशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो द वेव विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोबारा, समझा कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है या रेडिएशंस क्या है? तो लिखिए, लिखना शुरू कीजिए, द वेव विच generates electric field, which generates electric field and magnetic field during their propagation, याद रखिए जब भी प्रोपेगेशन होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। लेकिन एग्जाम में जब आए तो आप और अच्छे से लिखिएगा, ये समझ लीजिए। तो समझ जाइए कि लाइट जब भी ट्रेवल्स करेगा तो समझिए दो वेव का वो कॉम्बिनेशन है, या शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए एक ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? ये डिफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? इसके नाम में भी देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हर्षित, मानस,
मानसविन शाह, मानस जोशी, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। हाँ, नो सर। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिए। युवराज आपको आ रहा है? द वेव, ये पूरी डेफिनेशन को बता देगा आपको। द वेव विच, यस सर। हाँ, विच when propagates, which when propagates causes the oscillation। जैसे डायग्राम रहता ना, अगर ये तो मैं आपको दिखाता, causes the oscillation of electric field, याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और से सुनिए, which causes the oscillation of electric field and magnetic field। इसमें क्या रिलेशन होगा तो देखिए, which are perpendicular to each other, याद रखिए, which are perpendicular to each other, आगे का लाइन, as well as perpendicular to the direction of wave, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये जब भी एग्जाम में आए तो आप यही लिखिए, वो तो समझने के लिए बताया गया, ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो वो आपस में कैसा हो तो परपेंडिकुलर हो, ये लिखाया गया आपको। द वेव विच व्हेन प्रोपेगेट्स causes the oscillation of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो पढ़ेंगे हम लोग। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जैसे समझने के लिए, एक एक्स एक्सिस सबको मालूम है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई जेड। मान लीजिए एक मैग्नेटिक ये कंपोनेंट है, बनाइए जल्दी जल्दी, ये जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को बी कहते हैं। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो समझ जाइए ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। ये समझने के लिए लिख लीजिए कि देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर है। अब 2 लाइन लिख के मैं छुट्टी दे दूंगा। असल यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, it does not require any medium for their propagation, any medium for their propagation, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सारे लोग बोलना है, समझा कि नहीं? पहले बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल है कि इनविजिबल? मानस जोशी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अच्छा यहां पर लिख लीजिएगा लाइट, एक लाइन लिख लीजिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक वेव। कोई भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल दो तो क्या बोलोगे? लाइट। ये लाइन याद रखो, लाइट है, कोई भी लाइट हो याद रखो, इट इज विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। कैसे? जैसे विवगॉयर, वायलेट, इंडिगो, सुने हो कि नहीं? ये सब को आप देख सकते हैं कि नहीं? एक्सरेज को नहीं देख सकते, विजिबल एंड इनविजिबल। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
दे डू नॉट हैव चार्ज, दे डू नॉट हैव चार्ज, इसके अंदर चार्ज नहीं होता। तो सारे लोग मैसेज करो, बताओ कैथोड रेज को तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहोगे या नहीं कहोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैथोड रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलोगे या नहीं बोलोगे? कैथोड रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ सारे लोग हाँ, नो। क्यों? वो चार्ज रखता है, चार्ज। तो ये तीन बातें आज के लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इट इज विजिबल एंड इनविजिबल, अ थर्ड दे डू नॉट हैव चार्ज। बहुत हाँ, वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। बाकी और बातें आएंगे। सच सच बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लाइट का कोई भी पूछे लाइट क्या है तो कहिए वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, दोनों। अगर वेव नेचर है तो कौन सा वेव है? तो आप कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी और एग्जाम्पल, लाइट के फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा जिसमें चार्ज नहीं होगा। जैसे कोई कहेगा अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता, बिकॉज ये चार्ज है। एनोड रेज हो सकता है? नहीं, एनोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बिकॉज दे आर चार्ज कैरियर। चलिए बोलिए, सबको अच्छे से आया या नहीं आया? बोलिए एक दफा। आया? क्लियर? चलिए ओके बाय। अच्छा, एक जरूरी ऐलान, ट्यूसडे को, एक मिनट, सॉरी थर्सडे को आपका रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट क्लास वेंसडे को है जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, थर्सडे को रिवीजन क्लास है, कल नहीं है रिवीजन क्लास। ओके, एक दफा बोल दीजिए आप लोग ओके या नो। रिवीजन क्लास थर्सडे को होगा, आपकी नेक्स्ट क्लास वेंसडे को है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप प्लीज क्लास नहीं छोड़ेंगे, सब लोग टाइम पर आएंगे। ओके बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।